A warm welcome of you all to my channel Back to Basics with Preeti Gupta. Dear friends, kindly excuse me as yesterday I was not able to post the video owing to certain personal exigencies, and I have an announcement that very shortly we are going to begin with grammar sessions, particularly on closed test and parajumbles. And now quickly start our editorial analysis today, that is on bullying tactics on Trump targeting Europe. Bullying tactics. It simply means when a person or nation in power or influence tries to threaten or intimidate some other person or nation. ठीक है? So this particular commentary is on bullying tactics and on Trump टारगेटिंग यूरोप कि किस तरीके से ट्रम्प यूरोप को टारगेट बना रहे हैं उसके ऊपर ये कमेंट्री है. Trump's weaponization of tariffs over Greenland could undermine NATO. ट्रम्प के द्वारा टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाना ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नाटो की इंपॉर्टेंस को कम कर सकता है. वेपनाइजेशन wherein you are using tariffs as a weapon over ग्रीनलैंड के मुद्दे पर undermine to reduce the importance or significance of something, and that is NATO. Now friends, what is this NATO? We need to understand certain things. That is, NATO is North Atlantic Treaty Organization. So dear friends, this is an organization of 32 countries and it is primarily an international intergovernmental military organization. So military जैसे ही मैं बोलती हूँ तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि this is related to defense, aggression, attack and war. क्लियर है? इसमें से 2 कंट्रीज जो हैं वो आपके नॉर्थ अमेरिका के हैं एंड द रिमेनिंग 30 कंट्रीज बिलोंग टू यूरोप. क्लियर हो गया? वाई डू दे कॉल इट नॉर्थ एटलांटिक? बिकॉज अगर हमारे अर्थ के 2 हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर हैं, सो दिस अप्लाइज ओनली टू द नॉर्थ हेमिस्फेरिक कंट्रीज. दोज आर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, और बीच में हमारा अटलांटिक ओशन है. दिस इज द रीजन द टर्म अटलांटिक इज ऑल्सो टेकन. क्लियर हो गया? ठीक है. And another interesting thing that you should remember is that Russia and Ukraine are not part of this treaty. ये दोनों parts नहीं है. Clear हो गया? चलिए. The Trump administration has vowed to slap a raft of European countries with a 10% tariff on any and all goods beginning on February 1. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी प्लेज ली हुई है, प्रॉमिस किया हुआ है, शपथ ली हुई है कि वो मेजर नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज पर 10% टैरिफ लगा देगा किसी एक या उनके सभी सामानों पर फरवरी 1 से. ठीक है? विच इज देन सेट टू इंक्रीज टू 25% ऑन जून 1, जो जून 1 को बढ़कर 25% हो जाएंगे. Until an agreement is reached, जब तक अग्रीमेंट नहीं हो जाता यूएस की डिमांड पर, यूएस की शर्त पर, यूएस की मांग पर कि वो डेनमार्क द्वारा शासित एडमिनिस्टर्ड आर्कटिक टेरिटरी ग्रीनलैंड को या तो खरीदे या अगर उसे परमिशन नहीं मिली या उसकी डिमांड को नहीं माना गया रादर, तो वो क्या कर लेगा, इसे फोर्सफुली अक्वायर कर लेगा, पजेस कर लेगा. क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ के थ्रू अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं. उनकी मांग है कि ग्रीनलैंड को उन्हें यूरोपियन यूनियन दे दे. ठीक है? और अगर नहीं देगी राजी राजी तो वो क्या करेंगे, वो उसे ज़बरदस्ती अक्वायर कर लेंगे और फरवरी 10 पर सभी यूरोपियन कंट्रीज के एक या सभी सामानों पर 10% टैरिफ लगा दिया जाएगा, जो बढ़कर 25% हो जाएगा. ठीक है? So this is primarily a kind of threat. Next, the latest round of tariffs will add to existing 15%. तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अभी जो इन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया है वो ऑलरेडी 15% है, जिसको कि यूएस के द्वारा
या यूएस के व्हाइट हाउस द्वारा किन कंट्रीज को टारगेट बनाकर उनके ऊपर इम्पोज किया गया है। देखिए किन किन कंट्रीज को, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन एंड द यूनाइटेड किंगडम। इन सभी को व्हाइट हाउस ने अपना टारगेट निशाना बनाया और इन सभी के ऊपर इस समय 15%, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग, प्रीवेलिंग इन करेंट, इस समय 15% की ट्रेड ड्यूटी इन पर सभी पर लगी हुई है। और जो लेटेस्ट राउंड ऑफ टैरिफ है उसमें 15% और ऐड कर देगा, एग्जिस्टिंग में 15% और ऐड कर देगा, ठीक है। नाउ व्हाइल फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन डिस्क्राइब द यूएस एक्शन एज अनएक्सेप्टेबल, जबकि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यूएस के एक्शंस को अनएक्सेप्टेबल, अनएडमिसिबल माना है। यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने कहा है कि पूरी तरीके से गलत है। The targeted nations have sent a small number of troops to Greenland. जिन भी देशों को निशाना बनाया गया है उन्होंने अपने सेना की छोटी सी टुकड़ी को ग्रीनलैंड में भेजा गया है, for what they have called a reconnaissance mission, जिसको कि उन्होंने एक सर्वे मिशन कहा है। सर्वे, इंस्पेक्शन, असेसमेंट, एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन। रिकॉनेसांस का मतलब होता है कि वो छोटा सा एक सर्वे करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने ग्रीनलैंड में अपनी सेना की टुकड़ी को भेजा है। एसेंशियली फॉर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जो कि खास तौर पर सैनिक अभ्यास करने के लिए है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने के लिए है। दैट सिग्नल्स, जो कि ये संकेत देती है, एंड रीइंफोर्स स्ट्रेंथन करती है यूरोप के कलेक्टिव कमिटमेंट को कि वो आर्कटिक टेरिटरी यानी ग्रीनलैंड ऑटोनोमस जो कि है, इंडिपेंडेंट है, उसको डिफेंड करेंगे। व्हाट इज द कलेक्टिव कमिटमेंट, एक कमिटमेंट जिसको कलेक्टिव तौर पर नाटो के देशों ने लिया है कि वो क्या करेंगे, आर्कटिक टेरिटरी को या आपस में सभी नेशंस को प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर है। देखिए नाटो का एक स्लोगन है जो कि जरूरी हो जाता है यहाँ पर बताना, अटैक ऑन वन कंट्री, अटैक ऑन वन कंट्री इज अटैक ऑन ऑल। इससे आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर नाटो के 32 कंट्रीज में से किसी के ऊपर भी बाहरी कंट्री ने अटैक किया तो उसे सभी देशों के ऊपर, 32 देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि उन्होंने जो मिलिट्री की एक छोटे से ट्रूप को भेजा है ग्रीनलैंड में, वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए भेजा है, एक असेसमेंट के लिए ग्रीनलैंड में भेजा है। और क्यों भेजा है, क्योंकि ये संकेत दे रहा है, दिस इज सिग्नल। उनका ये कहना नहीं है, ईयू का ये कहना नहीं है, बल्कि उनका एक्शन लोगों को ये संदेश दे रहा है, सिग्नल दे रहा है कि वो यूरोप में कलेक्टिव कमिटमेंट जो उनका है कि वो आपस में एक दूसरे की टेरिटरी की रक्षा करेंगे, उसको रीइंफोर्स करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। Such emphasis by the European Union clearly reflects concern. ये एक्शन या ये जो जोर दे रही है यूरोपियन यूनियन या इसके जो एक्शन है उसको खास तौर पर क्लियरली वो एक कंसर्न, उनकी एक चिंता को दर्शाता है। स्टेमिंग फ्रॉम, जो कि पैदा हुई है, ठीक है, फ्रॉम द फैक्ट, इस फैक्ट से कि अमेरिका के ट्रूप ने किस तरीके से हाल ही में वेनेजुएला में घुसकर वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को किडनैप कर लिया और उसके बाद उन्हें यूएस में भेज दिया। तो ये कंसर्न जो यूरोपियन यूनियन की है या जो एक्शन है ग्रीनलैंड के अंदर ट्रूप को भेजना, वो किससे अराइज हुआ है, किससे कॉज हुआ है, स्टेमिंग फ्रॉम यूएस के एक्शन से जो उन्होंने वेनेजुएला में किया है। And Mr. Trump has since gone on record effectively warning that he might consider intervention for different purposes and in different circumstances. और मिस्टर ट्रंप ने तब से बहुत इफेक्टिव वार्निंग दी है कि वो इंटरवेंशन को कंसिडर कर सकते हैं, हाई पॉसिबिलिटी है, माइट मीन्स देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि वो इफेक्टिवली कंसिडर करेंगे डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट मकसदों के लिए और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, परिस्थितियों में, कि वो कैसे दूसरे देशों में इंटरवीन करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, और किन किन देशों में इंटरफेयर कर सकते हैं, कोलंबिया, क्यूबा,
मैक्सिको एंड उसके बाद ईरान में भी अगर परिस्थितियां और पर्पस हुआ तो वो इन सब कंट्रीज में इंटरफेयर करेंगे। और इट हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड मीन्स क्या हुआ, इट हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड का क्या मतलब हुआ, इट हैज बीन रजिस्टर्ड, इट हैज बीन रजिस्टर्ड, इट हैज बीन पुट ऑन रिकॉर्ड कि ट्रंप ने ऐसी धमकियां दी है। वार्निंग का मतलब चेतावनी होता है, ठीक है। Leaving aside the neo-imperialist impulse that is implicit in the Trump administration's plan to control non-allied nations' territories, अगर हम ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो साफ तौर पर उनके लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, प्लान्स दिखाई दे रहे हैं कि वो नॉन अलाइड नेशंस की टेरिटरीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे छोड़ भी दें, लिविंग असाइड मतलब एक तरफ रख भी दें, कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो लक्ष्य साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं दूसरे देशों के टेरिटरीज को कब्जाने के, तो और किस तरीके से कब्जाने के कि वो थ्रेड देके, मिलिट्री थ्रेड देके, मिलिट्री एक्शन के जरिए दूसरे देशों की टेरिटरी को हथियाना चाह रहे हैं, और टू बिली अलाइज बाय वेपनाइजिंग टेरिफ्स अगेंस्ट देम, और अलाइज कंट्रीज के खिलाफ टेरिफ को वेपन की तरह इस्तेमाल करके, such actions are tantamount to a violation of international laws, तो वो उनके एक्शंस जो हैं वो as good as international laws का उल्लंघन करने के बराबर हैं। सो बेसिकली यहाँ एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ जो इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। एक तो यहाँ पर बोला है अलाइड नेशंस और दूसरा बोला है नॉन अलाइड नेशंस। तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ नॉन अलाइड नेशंस का मतलब है नॉन नेटो नेशंस, जो कि नेटो का पार्ट नहीं है, ठीक है, और अलाइड नेशंस का मतलब है नेटो नेशंस, ठीक है, समझ में आ गया। तो अलाइड नेशंस का मतलब हो गया वो सारे नेशंस जो नेटो के अंतर्गत आते हैं और जो आपस में एक दूसरे को सिक्योरिटी मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करेंगे इन द केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और अटैक। तो नॉन अलाइड नेशन के तहत तो यूएस क्या पॉलिसी अपना रहे हैं, इंपीरियलिज्म की। नियो का मतलब होता है मॉडर्न, कि क्या करो, किसी देश में घुस जाओ, नॉन अलाइड है, उसको कोई सहयोग करेगा नहीं, हेल्प करेगा नहीं, और उसकी टेरिटरी को यूएस में मिला लो, जैसे वेनेजुएला में किया। और अलाइड जो नेशंस हैं, मतलब जो नेटो के मेंबर्स हैं, उनमें क्या कर रहा है, टेरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर हो गया। तो वही कह रहे हैं कि इस तरीके के जो एक्शंस यूएस के हैं, दोज आर as good as violation of international laws. And in case of EU, और EU के केस में risk degrading years of progress made on transatlantic trade agreements, और EU के केस में तो ये जो ट्रांसअटलांटिक ट्रेड में ग्रोथ आई है बहुत सालों में, उसको रिस्क में डाल देंगे, ठीक है। रिस्क डिग्रेडिंग ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस, वो जो प्रोग्रेस बहुत सालों में ट्रांस अटलांटिक ट्रेड में हुई है, अग्रीमेंट्स में हुई है, उसको दोबारा से डिग्रेड कर देंगे, यानी कि रिड्यूस कर देंगे। फर्स्ट, देयर इज अ सीरियस इश्यू ऑफ नॉन लेजिस्लेटिव बैकिंग बाय द यूएस कांग्रेस। जो सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो पहला तो ये है कि यूएस के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरीके का काम किया है उसको कांग्रेस का सपोर्ट नहीं है। कोई भी एक्शन जो भी ट्रंप गवर्नमेंट ले रही है उसको कांग्रेस की बैकिंग मिलनी चाहिए। भाई कोई भी एक्शन गवर्नमेंट लेती है तो उसको कांग्रेस की या कैबिनेट की अप्रूवल या नोट मिलनी चाहिए। अगर नहीं ली है तो इट मीन्स दैट एक्शन विल बी कंसिडर्ड एन इलीगल एक्शन। गवर्नमेंट ने वो इलीगल एक्शन लिया है, ठीक है। फिर दूसरी चीज वो बोल रहे हैं कांग्रेस एन लीगल बेसिस फॉर द यूनिलैटरल एक्शन टेकन बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो एक्शन है इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है फॉर द यूनिलैटरल एक्शन। एक पक्षीय, एक तरफ से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पक्षीय जो एक्शन लिया है डेनमार्क और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करके, ये पूरी तरीके से एक पक्षीय है, इसका कोई लीगल बेसिस या लॉ इसमें ध्यान में नहीं रखा गया है। क्लियर हो गया। Second, the Trump administration is likely to face this week a judicial ruling against its use of the International Emergency Economic Powers Act to impose tariffs across the board. और दूसरी बात ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत लाइकली है, बहुत प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते उनको एक जुडिशियल ट्रायल फेस करना पड़े। ट्रायल क्यों? क्योंकि कांग्रेस के बिना अप्रूवल के एक तो आपने टैरिफ लगाया और दूसरे नॉन अलाइड कंट्रीज में घुसकर दूसरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट को उठाकर आप किडनैप करके यूएस में ले आए। पहले तो ये चीज, और दूसरी चीज क्या
कि आपने ये वाला जो लॉ दिख रहा है ना, इकोनॉमिक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, इसके तहत आपने क्या किया है, इसका आपने यूज किया है दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने के लिए। तो इसका यूज जब आप किसी भी एक्ट का यूज कर रहे हैं कांग्रेस की रेटिफिकेशन के बिना, तो दैट डजंट हैव अ लीगल बेस, और इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की लीगल ट्रायल होगी, जो कि पॉसिबल है इस वीक होगी। क्लियर हो गया? लीगल ट्रायल, लीगल प्रोसीडिंग। थर्ड, यूरोपियन नेशंस में ब्रिंग इनटू फोर्स। तीसरा ये है कि यूरोपियन नेशंस ला सकते हैं, ये मे है, ला सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट, एक एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट को, जो कि एक काउंटर टैरिफ फैसिलिटी है, टैरिफ से निपटने के लिए, या रिटेलिएटरी टैरिफ फैसिलिटी है, जो कि लिमिट कर देगा ट्रेड को। मेजर यूएस टेक फर्म्स और रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और यूएस में एक बहुत सिग्निफिकेंट मेजर बिजनेस कंडक्ट करती हैं, उन सब के ऊपर टैरिफ लगाए जाने की यहाँ पर बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि ईयू एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक काउंटर टैरिफ फैसिलिटी है कि अगर कोई कंट्री ईयू से जाने वाले सामान पर अपने यहाँ टैक्स इम्पोज करता है, तो ईयू भी क्या करेगी, ईयू भी वहां से आने वाले सामानों पर अपने यहाँ टैक्स इम्पोज कर देगी। इसी को काउंटर टैरिफ फैसिलिटी या रिटेलिएटरी टैरिफ फैसिलिटी कहा जाता है। क्लियर हो गया? रिएक्शनरी टैरिफ फैसिलिटी कहा जाता है। तो ईयू में बहुत सारे यूएस की जो टेक फर्म्स हैं और रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंट या मेजर बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो ईयू ने भी ये धमकी दे दी कि भाई हम भी इस तरीके से इस एक्ट को, इंस्ट्रूमेंट को लागू करेंगे और आपकी फर्म्स पर भी टैरिफ लगा देंगे, टैक्स इम्पोज कर देंगे। वॉट एवर द डिनोमेंट ऑफ दिस ट्रम्प मेड कन्फ्लिक्ट, डिनोमेंट का मतलब होता है क्लाइमैक्स, कंक्लूजन। ट्रंप के द्वारा कन्फ्लिक्ट जो डिस्प्यूट पैदा की गई है, उसका कोई भी कंक्लूजन हो, इट विल लाइकली टेक ईयर्स इफ नॉट डेकेड्स टू हील द वर्सनिंग ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट। तो ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट जो क्रिएट हुई है, उसको भरने में सालों, दशकों भले ही ना लगे, लेकिन सालों तो लग ही जाएंगे। ठीक है? दैट हैज बिसेट द रीजन, जो अब इस रीजन में पैदा हो गई है, जो कि अब इस रीजन में ये खाई जो पैदा हो गई है, जो ट्रंप की कन्फ्लिक्ट की वजह से हुई है, उसको भरने में दशकों नहीं लेकिन सालों तो लग ही जाएंगे। मीनवाइल अ वीकेंड नाटो विल स्टैंड लेस एबल। और अब क्या होगा, इसी दौरान जो नाटो है वो कमजोर तो पड़ ही गया है। ये कमजोर जो नाटो है वो यूक्रेन की मदद अब उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं कर पाएगा, विल स्टैंड लेस एबल, कम योग्य रह जाएगा यूक्रेन को मदद करने में, इन फेसिंग ऑफ अगेंस्ट द डिप्रेडेशंस ऑफ एन एग्रेसिव रशिया ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट में रशिया, एग्रेसिव रशिया, वायलेंट रशिया के वायलेंट अटैक और एग्रेशंस को झेलने में नाटो यूक्रेन की मदद करने में कमजोर पड़ जाएगा, कमजोर रहेगा। द नीड ऑफ द आवर इज, इस समय की मांग ये है, एक एनलाइटेंड लीडरशिप हो वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पे, एक मैच्योर एजुकेटेड लीडरशिप हो, अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट इज प्रेजेंटली ऑन ऑफर इन वॉशिंगटन, जो कि इस समय वॉशिंगटन में बहुत दूर का ख्वाब है, या बोलना चाहिए वॉशिंगटन इस समय जो लीडरशिप ऑफर कर रहा है उसमें और जो चाहिए उसमें डिस्टिंक्ट मिसमैच है। इट इज वेरी वेरी फार अवे, माइल्स अवे। ठीक है? So now let's discuss the question answers. What is the primary objective behind the Trump administration's imposition of tariffs on certain European countries? तो सीधे सीधे एडिटर ने यहाँ पर बताया ही है कि अलाइड कंट्रीज के अगेंस्ट ये मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, और नॉन अलाइड कंट्रीज के अगेंस्ट ये है। ठीक है? मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड उनको दे दिया जाए। क्लियर है? तो अब देखते हैं इसको किस ऑप्शन में इसकी बात हो रही है। फर्स्ट कह रहा है टू रिड्यूस द यूएस ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट की कोई बात नहीं है बच्चों, देखो ट्रेड डेफिसिट समझ लो, सिंपल सी बात है, हमने जो ट्रेड किया उसका मतलब क्या होता है, हमने कितना इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट किया, वो सब हमारी ट्रेड है। अगर हमारे इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है आपका ट्रेड डेफिसिट था,
और इसकी जस्ट जो अपोजिट सिचुएशन होती है उसे बोलते हैं सरप्लस, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंपोर्ट कम था। तो यहाँ पर क्या हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करी है? नहीं की है, सो दिस इज नॉट द आंसर। बी, टू रिटेलिएट अगेंस्ट यूरोप्स मिलिट्री प्रेजेंस इन ग्रीनलैंड, ये ऑपोजिट हो गया। ठीक है, ट्रम्प का मोटिव क्या है? ग्रीनलैंड को हासिल करना है और इसलिए वो टैरिफ लगा रहे हैं, और इसलिए यूरोप ने अपने मिलिट्री ट्रूप्स को ग्रीनलैंड में भेजा है। यहाँ सिचुएशन उल्टी हो गई, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रूप यूरोप ने पहले भेजी और उसके बाद ट्रम्प ने वहां पर टैरिफ लगाया, तो ये उल्टा हो गया। सो दिस इज नॉट द आंसर। टू प्रेशर डेनमार्क एंड अदर्स इनटू अग्रीइंग टू यूएस डिमांड्स ओवर ग्रीनलैंड, यही हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन पढ़ते समय, यही एक्शन है। यूएस चाहता है कि उसकी मांगों को मान लिया जाए, ग्रीनलैंड को उसे दे दिया जाए, और इसीलिए वो दूसरे कंट्रीज पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज अ प्रेशर टैक्टिक। Which of the following countries is not mentioned as being targeted by the US tariffs? किसकी बात नहीं हुई है? आप ध्यान से वो सारी कंट्रीज की लिस्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि स्पेन का नाम वहां पर नहीं है। सो सीधे सीधे आंसर 2 यानी बी। The deployment of European troops to Greenland is described primarily as, ग्रीनलैंड में यूरोपियन ट्रूप्स को जो डिप्लॉय किया गया है, भेजा गया है, पोस्ट किया गया है, डिप्लॉय का मतलब स्टेशन करना, पोस्ट करना, भेजना, ठीक है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या डिस्क्राइब किया गया है, उसका प्राइमरी मकसद क्या है? क्या मकसद है? अ प्रिपरेशन फॉर ऑफेंसिव मिलिट्री एक्शन। तो देखो अभी हम यहाँ पर नेटो की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे यूरोपियन ट्रूप की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो एक ऑफेंसिव मिलिट्री एक्शन लेना चाहते हैं इसलिए। तो देखो ये इम्प्लिसिट है, वो यूरोप जो है वो यूएस के मिलिट्री एक्शंस के अगेंस्ट रिएक्शन की तैयारी कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है सामने। लेकिन उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, यूरोप ने क्यों भेजा है? अ सिंबॉलिक मूव रीइंफोर्सिंग कलेक्टिव डिफेंस कमिटमेंट, ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं है, लेकिन हमें सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर जो मकसद उन्होंने खुद ने बोला है हमें उसे चुनना है। तो इट्स इज अ डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू यूएस मिलिट्री एग्रेशन। ये रेस्पॉन्स है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो और नेटो से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो हम वहां पर ट्रूप्स भेजेंगे। क्लियर है? ये रेस्पॉन्स है। सो दिस इज द आंसर। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव है, रीइंफोर्सिंग कलेक्टिव डिफेंस सिंबॉलिक मूव नहीं है, ये सिर्फ कुछ कहने के लिए नहीं है, वो कर रहे हैं वहां पर ऐसा तैयारी कर रहे हैं, तो सिंबॉलिक मूव नहीं है, इसलिए गलत हो जाता है। ऑफेंसिव मिलिट्री एक्शन ऑफेंसिव नहीं है, उनका एक्शन डिफेंसिव है, इसलिए एक्शन गलत हो जाता है। वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, रेस्पॉन्स है उनकी, रिएक्शन है उनका। ऑफेंसिव और डिफेंसिव में अंतर है। अमेरिका का एक्शन ऑफेंसिव है, यूरोप का एक्शन डिफेंसिव है। सिंबॉलिक मतलब नाम मात्र का है, नाम मात्र का नहीं है, वो प्रैक्टिकली वहां पर सिचुएशन असेस कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। सो ये ऑप्शंस नहीं है। ऊपर से आपको ये ठीक लगेंगे, लेकिन वर्ड्स में गड़बड़ है दोनों में। क्लियर? द ऑथर साइड्स यूएस एक्शन इन वेनेजुएला मेनली टू इलस्ट्रेट, ऑथर ने यूएस के वेनेजुएला में जो उसने किया है उस एक्शंस को क्यों साइड किया है, क्या दर्शाने के लिए? ए, द सक्सेस ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का मिलिट्री एग्रेशन कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। हालांकि बात सही है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ तो आप क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट जा रहे हो। फॉरेन पॉलिसी का मतलब है दूसरे देशों के साथ अग्रीमेंट करना, ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी का मतलब वही होता है, ये तो एग्रेशन के थ्रू जा रहे हो। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है कोएर्सिव हो सकती है, बट यहाँ पर वेनेजुएला में जो एक्शन थे वो फॉरेन पॉलिसी के तहत नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस का रेटिफिकेशन नहीं है, बैकिंग नहीं है। करेक्ट है। बी, द लीगलिटी ऑफ इंटरवेंशन अंडर इंटरनेशनल लॉ, ये दर्शाने के लिए किया है कि यूएस के वेनेजुएला में जो एक्शंस रहे हैं वो लीगल हैं, लीगल तौर पर इंटरनेशनल लॉज के तहत हैं। नहीं है, गलत है बिल्कुल। अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ कोअर्सिव इंटरवेंशनिज्म, यही दर्शाने के लिए है कि किसी भी कंट्री में अपने ट्रूप्स को लेके घुस जाओ और वहां से उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले आओ, तो ये क्या है, कोअर्सिव है, फोर्सफुल इंटरवेंशनिज्म, इंटरफेरेंस। ठीक है। अब वो लगातार अब यूएस का बढ़ता चला जा रहा है, कोलंबिया, मैक्सिको, सबका एग्जाम्पल देके बताया है कि सबको उन्होंने धमकी चेतावनी दी है। ठीक है। Which of the following is presented as a legal weakness in the Trump administration's tariff policy? Legal weakness क्या है, मतलब लॉ के तौर पे या लॉफुलनेस उसमें क्यों नहीं है, कमजोर क्यों है जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ पॉलिसी है वो? क्योंकि इसमें नेटो अलाइज का अप्रूवल नहीं है। देखो
टैरिफ पॉलिसी के लिए नाटो कंट्रीज की परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हमारे कंट्री की जो टैरिफ पॉलिसी होंगी दोज विल बी गाइडेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री ओनली, ठीक है। सो बी, वायलेशन ऑफ WTO डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, बल्कि नाटो की बात हुई है और ट्रांस अटलांटिक ट्रेड अग्रीमेंट्स की बात हुई है, ठीक है। ट्रांस अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात हुई है, ट्रेड अग्रीमेंट्स की बात हुई है, WTO रिलेटेड डिस्प्यूट्स की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। तो लीगल वीकनेस क्या है? लैक ऑफ लेजिस्लेटिव बैकिंग, ये तो क्लियर कट है, आप सीधे सीधे देख लो। मैं आपको 2-3 बार बोल भी चुकी कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उनकी पॉलिसीज में कांग्रेस की बैकिंग नहीं है, कांग्रेस से जो रेटिफिकेशन अप्रूवल होना चाहिए था वो नहीं है, सो इट्स नॉट लीगल, ठीक है। सी, द एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट रेफर टू इन द पैसेज वुड मोस्ट लाइकली, एक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की यूज की है, एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट की बात करी है, और आप अगर ध्यान दोगे तो वहाँ उन्होंने लिखा भी है कि रिटेलिएटरी जो टैरिफ्स लगाएंगे यूरोपियन यूनियन, उन्होंने भी सोचा है कि इंस्ट्रूमेंट को ये लागू करने वाले हैं, तो उसका क्या, उससे क्या होगा, वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट क्या होगा इनमें से, ठीक है। हमें रिजल्ट ढूंढना है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसका रेफर टू इन द पैसेज, इसका रिजल्ट क्या होगा। इंक्रीज यूरोपियन मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा देगा, भाई ये एक्शन यूरोपियन यूनियन लेने वाला है, एक बहुत दूर का ये एक रिजल्ट हो सकता है, लेकिन इस मकसद से EU ये अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अलाउ द EU टू इम्पोज काउंटर टैरिफ्स ऑन US कंपनीज, तो EU का मकसद यही है कि US कंपनीज पे काउंटर टैरिफ वो लगाएगा, क्योंकि आप लगा रहे हो। काउंटर का मतलब ही रिएक्टिव रिटेलिएटरी होता है, ठीक है। काउंटर का मतलब क्या होता है, आपने हमारे ऊपर लगाया, हम आपके ऊपर लगाएंगे। सो दिस इज द आंसर। According to the passage, a weakened NATO would most adversely affect, कमजोर पड़ा हुआ जो नाटो है, जो कमजोर नाटो है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित कर देगा नेगेटिव तरीके से। एडवर्सली का मतलब नेगेटिवली, किसको इफेक्ट करेगा भाई, नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें एक चीज ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। यूरोप्स आर्कटिक एम्बिशंस, भाई आर्कटिक में यूरोप के क्या एम्बिशंस है उनको इफेक्ट करेगा, यूरोप के एम्बिशंस बताए नहीं है, US के बताए हैं, सो दिस इज नॉट द आंसर। ट्रेड नेगोशिएशंस विद द US, नाटो डज नॉट टॉक अबाउट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और नेगोशिएशंस, इट टॉक्स अबाउट military organization, it talks about military defense or aggression, so this is not the answer. Ukraine's ability to counter Russian aggression, यूक्रेन की जो एबिलिटी है रशियन एग्रेशन को रोकने में, डिप्रेडेशंस को रोकने में, वो कमजोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाटो कमजोर पड़ गया है। सीधे सीधे दिया हुआ है कि नाटो की जो एबिलिटी है टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ रशिया एज एन अलाई टू यूक्रेन, वो कमजोर हो जाएगी, एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाएगी। क्लियर है? और ट्रूप्स भेज के ही कर सकते हैं ना, तो जब इसका मतलब ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर इन सब का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, रिलेशंस बिटवीन EU एंड लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका की बात नहीं हुई। देखो बच्चों, लैटिन अमेरिका का मतलब सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन का कुछ पार्ट होता है, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका की पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं हुई, ठीक है। Tone of the passage towards the Trump administration's actions can best be described as neutral का मतलब होता है बिल्कुल impartial, unbiased, not discriminatory होना, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी किस सेंस में कि हम ना तो पॉजिटिव बोल रहे हैं ना नेगेटिव बोलेंगे, ना हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना हम प्रेज करेंगे, तो वो न्यूट्रल बोलते हैं। एनालिटिकल का मतलब एनालाइज करना, एनालिटिकल तो है लेकिन न्यूट्रल नहीं है। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, कॉशियसली का मतलब बहुत सावधानी से, केयरफुली, ऑप्टिमिस्टिक मतलब हैविंग पॉजिटिव होप्स फॉर द फ्यूचर। सो पॉजिटिव होप्स तो कहीं बता ही नहीं, उन्होंने बोला जो रिफ्ट क्रिएट हो गई है अटलांटिक ट्रेड में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड में, उसको भरने में सालों लग जाएंगे, तो ऑप्टिमिज्म तो है ही नहीं, ठीक है। स्ट्रांगली क्रिटिकल है क्योंकि वो हर कदम पे ट्रंप के एक्शंस को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं एडिटर, हर कदम पे, चाहे वो वेनेजुएला का एक्शन हो, चाहे टेरिफ, इन्होंने क्लियर कट बोला है एलाइड कंट्रीज जो हैं, जिनके पास जो नाटो के मेंबर्स हैं, उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, टैरिफ की धमकी। जो नॉन एलाइड कंट्रीज हैं, जो नाटो के मेंबर्स नहीं हैं, उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, उनको जाते हैं, ट्रूप्स को भेजते हैं, उनके प्रेसिडेंट को एब्डक्ट करके अपने कंट्री ले आते हैं। तो दो पॉलिसीज यहाँ पे बता दी हैं, क्रिटिकल है दोनों पॉलिसीज। सो दिस इज आंसर।
So dear friends, here we call it a day. Thank you very much. Bye.